देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा इजराइल के ऊपर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमले की। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के 75 साल के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले को योम किप्पुर वार के नाम से जाना जाता है। उस समय भी इजराइल भौचक्का रह गया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल का सबसे बड़ा त्यौहार सुक्कोत, जो कि 29 सितंबर को शुरू हुआ था और सप्ताह भर चलने वाले इस त्यौहार का अंतिम दिन 6 अक्टूबर था। इस त्यौहार के कारण इजराइल कुछ अलसाई हुई सुबह में प्रवेश कर रहा था। लेकिन क्या इजराइल की सेना और खुफिया एजेंट भी आलस में थे? नहीं, वह दोनों ही आलस में नहीं थे। आतंकवादी हमलों में तारीखों का बहुत महत्व होता है। मोसाद को अच्छी तरह से मालूम था कि 6 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हो सकता है और वह इसके लिए तैयार भी थी। फिर भी यह हमला हुआ। इजराइल की सेना और मोसाद कुछ कर ना पाई। फिर चुप कहाँ हुई? आइए पहले देखते हैं कि हमला हुआ कैसे। हमला शुरू हुआ था सुबह 6:30 बजे। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी और इजराइल को अलग करने वाली दीवार को कैसे भेदा? ये एक ऐसी दीवार थी जिसमें से एक बिल्ली भी पार नहीं पा सकती थी। इजराइल ने इस दीवार पर ट्रांसमिशन टावर और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रखी हैं और ये ट्रांसमिशन टावर एक दूसरे से लगभग 1000 फुट की दूरी पर है। ड्रोन में विस्फोटकों के साथ इन टावर्स पर हमला किया गया और लगभग 1 किलोमीटर दीवार के साथ लगे इन ट्रांसमिशन टावर, जिसमें हाईटेक कैमरे लगे हुए थे, उनका स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्थित मॉनिटरिंग स्टेशनों से संपर्क टूट गया। अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ऑब्जर्वेशन टावरों में तैनात सभी सैनिक मारे गए। बुलडोजर लगाकर सबसे हाईटेक दीवार गिरा दी गई। इस दीवार को 50 जगहों पर तोड़ा गया और जहां से इस दीवार को तोड़ा गया था, मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादी इजराइल में दाखिल हो गए। इसके अलावा इजराइल में घुसने के लिए समुद्र से बोट्स का और हवा से हैंग ग्लाइडर्स का भी प्रयोग किया गया। इसी समय हमास के अनुसार 5000 के लगभग रॉकेट इजराइल के विभिन्न मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर दागे। इजराइल के पास इन रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम है। काफ़ी रॉकेटों को तो इस सिस्टम ने नष्ट कर दिया और कई रॉकेट उससे बचकर भी निकल गए और उन्होंने इजराइल को खासा नुकसान पहुंचाया। हमास ने सभी आतंकवादियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। कुछ आतंकवादी उस शहर में स्थित मिलिट्री बेसिस की तरफ चल दिए। 3 मिलिट्री बेसिस को मुख्यतः निशाना बनाया गया। ये थे इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग, जीखिम बेस और गाजा बॉर्डर हेडक्वार्टर। यहाँ पर इस तरह के हमलों की कोई जानकारी नहीं थी। ड्यूटी पर उस समय कुछ ही लोग थे और बाकी लोग सो रहे थे। ड्यूटी पर के लोगों की हत्या करने के बाद उन्होंने सोते हुए सैनिकों को मार दिया या फिर बंधक बना लिया और उन्हीं के व्हीकल्स में उनको भरकर इन सैनिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले जाया गया। बाकी बचे आतंकवादियों ने इजराइल के कस्बों का रुख किया। उन्होंने बॉर्डर से लगे सेडेरोट कस्बे, कम्युनिटी बीरी और ओफेकिम कस्बे का रुख किया। यहाँ पर सड़क पर चलने वालों की हत्या करने के बाद घरों में घुसकर लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। जिन घरों का दरवाज़ा नहीं खुला, वहाँ पर खड़ी उनकी कारों से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी। पूरे के पूरे परिवार जलकर खाक हो गए। जिन घरों के दरवाजे खुल गए, उन घरों में से परिवार के लोगों को निर्दयता के साथ कत्ल कर दिया गया। शिशुओं को भी नहीं छोड़ा गया। कई जगह लड़कियों के साथ रेप किया गया और इन लड़कियों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। कुछ घरों से मासूम बच्चों को भी उठा लिया गया। ये बच्चे 6 महीने से 2 साल तक के हैं। यह इस समय गाजा पट्टी में बंधक हैं और इन बच्चों के रिश्तेदार अब बिलख रहे हैं। कई शिशुओं का सिर कलम भी किया गया और ये दृश्य बहुत हृदय विदारक भी था। बर्बरता की कहानी चली रही थी कि गाजा पट्टी से कुछ ही दूर पर एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ पर लगभग 5000 युवक और युवतियाँ इकट्ठे थे। बाद में IDF ने कहा, गाजा पट्टी के इतना नज़दीक इस तरह का आयोजन होने ही क्यों दिया गया? रॉकेट के सायरन की पहली आवाज़ के साथ ही आयोजकों ने ऑर्केस्ट्रा बंद करवा दिया और सबको अपने घरों में पहुंचने को कहा। लेकिन कारों में बैठकर घर के लिए सभी लोग अभी निकल भी नहीं पाए थे कि वहां पर आतंकवादी आ गए और उन्होंने उनको 2 तरफ से घेर लिया। जो लोग निकल गए थे उनको हाईवे पर निशाना बनाया गया। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। उस म्यूज़िक फेस्टिवल से कुछ लोग भागने में अलग अलग दिशाओं में कामयाब रहे। बाद में जब देखा गया तो उस म्यूज़िक फेस्टिवल ग्राउंड के चारों तरफ कम से कम 250 लाशें बिखरी पड़ी थीं। शनी लोक नाम की एक जर्मन लड़की
जिसकी लाश को नग्न करके आतंकियों ने गाजा में घुमाया था, वो लड़की म्यूजिक फेस्टिवल में ही थी। इस हमले में इजराइल के अभी तक 1200 नागरिक और सैनिकों की मौत हो गई है और 3000 से अधिक घायल हैं। इसमें से लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमास के आतंकियों की लगभग 1500 लाशें इजराइल में पड़ी हुई हैं और अभी तक इजराइल ने गिरफ्तार आतंकियों की संख्या नहीं बताई है। इस हमले ने सबसे अधिक क्षति इजराइल की अजय होने की छवि को पहुंचाई है। इजराइल अब आगे कभी भी सामान्य तरह से नहीं रह पाएगा। बिना किसी हाईटेक टेक्नोलॉजी के जितना बड़ा जख्म हमास के आतंकियों ने इजराइल को दिया है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए अब देखते हैं कि मोसाद और इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी चोट कैसे खा गया। इजराइल को यह मालूम था कि हमास लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। इस ट्रेनिंग के लिए उसने गाजा पट्टी में एक इजरायली शहर का मॉडल भी बनाया हुआ था, जहां पर मॉक ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे इजराइल के शहरों को स्टॉर्म करना है। 3 महीने पहले हमास ने इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया था। उन्होंने सोचा कि हमास ये सब पॉस्चरिंग के लिए कर रहा है। हमास ने पिछले 2 साल से एक भी रॉकेट हमला इजराइल पर नहीं किया था। शायद उसने ये सोच रखा था कि छोटे छोटे हमले क्या करने हैं, एक बार ही में बड़ा हमला किया जाएगा। यह कुछ सामने था। हालांकि हमास ये इंडिकेशन देता रहा कि वो अब आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हमास के समर्थक इस बात के लिए उसकी आलोचना भी कर रहे थे कि उसने अपना फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने का उद्देश्य छोड़ दिया है। इजराइल भी सोच रहा था कि हमास का उद्देश्य गाजा पट्टी का प्रशासन अपने हाथ में लेना था और वह उसको मिल गया है, इसलिए वह संतुष्ट होकर गाजा पट्टी के प्रशासन में लगा। इजराइल ये समझता था कि उसकी ब्लॉकेट करने के कारण गाजा पट्टी के निवासियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और उसने 2016 में अफगानिस्तों को काम करने के लिए इजराइल में आने के लिए वर्क परमिट देना शुरू किया था। 1500 से शुरू होकर ये वर्क परमिट 20,000 की संख्या तक पहुंच गए। यह लोग गाजा पट्टी से इजराइल में काम करने के लिए रोज़ इजराइल में दाखिल होते थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। अब जो कुछ भी हुआ वो इजराइल के साथ ही साथ दुनिया की अन्य खुफिया एजेंसियों के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। पहली तो ये कि आतंकवादी संगठन आतंकवाद नहीं छोड़ सकते। दूसरा कि किसी भी संगठन में आपको बेवकूफ़ बनाने की कुव्वत है। हमास अब तक इजराइल को ये समझाने में सफल रहा था कि उसका ध्यान फ़िलिस्तीनियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में है। लेकिन अगस्त में ईरान की खुफिया एजेंसी ने हमास के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें इजराइल पर हुए हमलों की योजना फाइनल हुई थी। सूत्र बताते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमले की 2 योजनाएं बनाई थी और वो दोनों ही योजनाएं समानांतर चल रही थी। पहली योजना एक बहुत बड़ा हमला करने की थी, जिसके परिणाम इजराइल के लिए अधिक खतरनाक होते हैं। दूसरी योजना थी जिसको कि अंजाम दिया गया था। पहली योजना को मोसाद और IDF दोनों ही ट्रैक कर रहे थे और इजराइल को कोई हानि न पहुंचे, इसलिए सेना को दक्षिण से हटाकर वेस्ट बैंक से लगते हुए क्षेत्र में इकट्ठा किया गया था। इसीलिए दक्षिण में सेना कम थी और यह हादसा हो गया। यह हमास का आक्रमण 6 तारीख को होना था और यह हमला नहीं हुआ। ऐन वक्त पर हमास ने वो योजना रद्द कर दी। यह हमला रद्द ही होना था और वह उनकी योजना में शामिल था। दूसरी योजना जिसको अंजाम दिया गया वह बहुत सावधानी से बनाई गई थी, जिसके लिए जिन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया था उनकी गहरी जांच पड़ताल की गई थी। इस योजना को शुरू करते वक्त तय किया गया था कि योजना के दौरान किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने की मनाही है। यह योजना 1 साल पुरानी थी। जिन लोगों को पहली योजना में प्रयोग करना दिखाया गया था, उनका प्रयोग एंड टाइम पर दूसरी योजना में लास्ट मिनट पर किया गया। हमास के कुछ ही लोगों को इस योजना की जानकारी थी। योजना को लागू करने से घंटों पहले से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। इसमें पूरी तरह से संदेशवाहकों का इस्तेमाल किया गया था और अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग में लाए गए थे तो वो भी इनक्रिप्टेड थे और कोई भी ऐसे हथियार इत्यादि नहीं प्रयोग किए गए थे जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई हलचल होती। इस दूसरी योजना का पता चलाने में मोसाद असफल रही। इस तरह से मोसाद को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इस हमले से आतंकियों ने अपना एकमात्र उद्देश्य पूरा कर लिया, जो कि हर आतंकी हमले में होता है, सरकार को यह एहसास कराना कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। जिस समय भी किसी देश की सरकार को यह एहसास होता है तो उसका पहला रिएक्शन गुस्से में होता है। आप बार बार कहते रहें कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पर आप उसे नष्ट करने में विफल रहते हैं। और जब आप उसे नष्ट करने जाते हैं तो आप जो भी हमले करते हैं उसमें कोलैटरल डैमेज में निर्दोष नागरिकों की भी मौत होती है। आतंकवादी को तो यही चाहिए। आपका दुश्मन हमास के आतंकी हैं, उनको ढूंढोगे कैसे? वो तो नागरिकों के बीच छुपकर बैठा है। नागरिक तो मरेंगे ही।
ये युद्ध अगर लंबा चला तो जनमत धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ हो जाएगा। लोग धीरे धीरे ये तो भूल जाएंगे जो हमास ने किया, याद वही रखा जाएगा कि इजराइल ने जो किया। इजराइल के साथ एक एडवांटेज तो है कि उसको प्रेसिजन बॉम्बिंग में महारत है, लेकिन इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सेना को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और उस समय शुरू होगी इजराइल की असली परीक्षा। ये होगा बिल्डिंगों और टनल के जाल में फैली हुई गाजा पट्टी में शुरू हुआ गुरिल्ला युद्ध और इजरायली सेना की उससे लड़ने की क्षमता का परीक्षण होगा। आज के अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।